हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल आरसी सेंटर पे। आज हम सब पढ़ेंगे इतिहास का दूसरा चैप्टर, क्लास 10th के इतिहास का दूसरा चैप्टर। क्लास 10th के इतिहास का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम था राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, उस चैप्टर को हम सब पढ़ चुके हैं और उसका क्वेश्चन आंसर भी अलग से कर चुके हैं। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। आज हम सब पढ़ेंगे समाजवाद एवं साम्यवाद। ये इतिहास का दूसरा चैप्टर है और इस चैप्टर को पूरा देखें शुरू से अंत तक, ताकि इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आने वाला है वो सब आपका कवर हो जाए। और उम्मीद करते हैं कि यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो समाजवाद एवं साम्यवाद से आने वाला एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा बोर्ड एग्ज़ाम में। तो यदि आप अपने तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए हम सब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए हम सब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समाजवाद क्या है? चैप्टर का नाम ही था समाजवाद एवं साम्यवाद। तो क्वेश्चन है पहला, समाजवाद क्या है? इसका आंसर है, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत समाज के किसी भी वर्गों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। समाजवाद जो है वो एक विचार है, वो एक भावना है जिसमें ये विचार रखा जाता है कि समाज के किसी भी वर्गों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। समाजवाद सभी वर्गों के समन्वय की बात करता है, सभी वर्गों की भलाई की बात करता है, सभी वर्गों की समानता की बात करता है। समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग जो हुआ था ये 1827 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद फिर समाजवादी किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, जिन लोगों के अंदर समाजवाद की भावना उत्पन्न होती है, हर लोग एक समान होना चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, और जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, जिन्होंने लोगों के लिए आगे बढ़ाने का काम किया, असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया, उसे समाजवादी कहते हैं। अगर यूरोप में कुछ समाजवादियों की बात करें जो उस समय लोगों के साथ भेदभाव होता था, तो जो समाजवादी थे, जो लोगों के भलाई की बात करते थे, उनमें प्रमुख रूप से 3 नाम है। पहला है सेंट साइमन, दूसरा है रॉबर्ट ओवेन और तीसरा है चार्ल्स फोरियर। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन, आरंभिक समाजवादी किसे कहते हैं? समाजवादी किसे कहते हैं? जिन लोगों के अंदर समाजवाद की भावना उत्पन्न होती है उसे समाजवादी कहते हैं। आरंभिक समाजवादी, कार्ल मार्क्स से पहले के समाजवादी को आरंभिक समाजवादी कहते हैं। एक समाजवादी जिसका नाम है कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स से पहले जो भी समाज सुधारक का काम कर रहे थे उनको आरंभिक समाजवादी या प्रारंभिक समाजवादी कहते हैं। इन्हें स्वपनदर्शी और यूटोपियन समाजवादी भी कहते हैं। जो आरंभिक समाजवादी है इसको प्रारंभिक समाजवादी भी कहते हैं, स्वपनदर्शी समाजवादी भी कहते हैं, यूटोपियन समाजवादी भी कहते हैं। प्रथम यूटोपियन समाजवादी सेंट साइमन को कहा जाता है। प्रथम यूटोपियन समाजवादी जो है वो सेंट साइमन को कहा जाता है। सेंट साइमन का एक कथन था, लिखे हैं, सेंट साइमन का कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को उनकी क्षमता के आधार पर काम मिलना चाहिए और काम के आधार पर उनको पारिश्रमिक मिलना चाहिए। मतलब कि जो व्यक्ति जिस योग्य है उसको उस प्रकार का काम मिलना चाहिए और उस काम के प्रति उसको पारिश्रमिक और काम के अनुसार उनको पारिश्रमिक मिलना चाहिए। उस समय आर्थिक दृष्टि से समाज को 2 भागों में बांटा गया था। पहला वर्ग था पूंजीपति वर्ग और दूसरा वर्ग था श्रमिक वर्ग। मतलब जो पहले वर्ग थे वो अमीर लोग थे और दूसरा गरीब लोग थे। गरीब लोग में किसान, मजदूर, ये सभी आते थे। उसके बाद क्वेश्चन है, फैक्ट्री के मालिकों ने मजदूरों के साथ कैसे कैसे अत्याचार किए? तो आंसर है, समय से ज़्यादा काम करवाए। जो फैक्ट्री के मालिक होते थे वो मज़दूरों से बहुत ही ज़्यादा 12 घंटा 14 घंटा काम करवाते थे। मजदूरी कम देते थे। काम करने की स्थिति अच्छी नहीं थी, मतलब कि गर्मी में या अंधेरा में काम करवाते थे। वहाँ की जो स्थिति थी, वातावरण थी, वो बिल्कुल भी अच्छी। उसके बाद फिर रॉबर्ट ओवेन एक समाजवादी थे। उसके बारे में दिया है, इंग्लैंड समाजवाद का जनक उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है। उद्योगपति 2 मरतबा लिखा गया है, को कहा जाता है। श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए इन्होंने स्कॉटलैंड के न्यूयॉर्क नामक जगह
आदर्श कारखानों की स्थापना की और इन्होंने मजदूरों के हित में सोचा और काम किया। सबसे पहला मजदूरों के लिए मजदूरी बढ़ा दी। जो मजदूर काम करते थे तो उनको ज़्यादा पैसा मिलने लगा। रॉबर्ट ओवेन के आने के बाद मजदूरों के मजदूरी बढ़ा दिया, काम के घंटे कम कर दिए, मजदूरों के बच्चों को पढ़ने का व्यवस्था किया गया, रहने खाने और इलाज का भी व्यवस्था किया गया। रॉबर्ट ओवेन। उसके बाद फिर कार्ल मार्क्स भी एक समाजवादी थे। दिया इसका जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। जर्मनी के राइन प्रांत में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। जो इनके पिता जो थे वो पेशे से वकील थे। इनका जो धर्म था वो यहूदी धर्म था, यहूदी, लेकिन बाद में ये ईसाई धर्म अपना लिए थे। उसके बाद शिक्षा, तो शिक्षा ये जो है वो बोन और बर्लिन विश्वविद्यालय से ये अपना शिक्षा ग्रहण किए थे। यह मॉन्टेस्क्यू और हीगेल के विचारों का प्रभावित था, मतलब ये मॉन्टेस्क्यू और हीगेल के विचारों से प्रभावित था। 1843 ईस्वी में बचपन की दोस्त जेनी से इसका विवाह हुआ। और उसके बाद फिर 1844 में घर छोड़ दिया और फ्रेडरिक एंगेल्स से मुलाकात की। 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र निकाला था ये 1848 में, जिसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी कहते हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। फिर कार्ल मार्क्स के बारे में ही लिखा है, आधुनिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को ही कहा जाता है, आधुनिक समाजवाद का जनक है। उसके बाद फिर 1867 ईस्वी में ये एक किताब लिखे थे और उस किताब का नाम था दास कैपिटल्स, और इसे समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है। जो दास कैपिटल नामक पुस्तक है इसको समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। 1883 में 65 वर्ष की आयु में इसका निधन, इसका मृत्यु हो जाता है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला द्विन्दात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या, चौथा है मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, और लास्ट में है राज्यहीन व वर्गहीन समाज की। कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास के चरण, कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास का जो पहला चरण है उसे कहते हैं आदिम साम्यवादी युग, दूसरा है दास्ता का युग, तीसरा है सामंती युग, चौथा है पूंजीवादी युग, पांचवा है समाजवादी युग, और एक लास्ट में 6 नंबर में है साम्यवादी। उसके बाद है क्वेश्चन रूस की क्रांति। रूस की क्रांति दो मरतबा हुई थी, पहला 1905 की क्रांति और दूसरा 1917। क्वेश्चन है फिर खूनी रविवार किसे कहते हैं। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को जार सत्ता को मिटाने के लिए लगभग 1 लाख मजदूर आपस में मिलकर रोटी दो का नारा लगाते हुए राजा के सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे, जिसकी सूचना मिलते ही राजा ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इससे हजारों हजार की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। यह घटना रविवार के दिन हुआ था, इसलिए इसे खूनी रविवार भी कहते हैं। उसके बाद है फिर क्वेश्चन बोल्शेविक क्रांति। आंसर है लेनिन ट्राटस्की और किसानों के साथ मिलकर 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, कचहरी, सरकारी भवन आदि पर अधिकार कर लिया। करंस्की की सरकार देश छोड़कर भाग गई। लेनिन को अध्यक्ष और ट्राटस्की को विदेश मंत्री बनाया गया। इसे अक्टूबर और नवंबर की क्रांति भी कहते। बोल्शेविक क्रांति के कारण, बोल्शेविक क्रांति के कारण निम्नलिखित है। पहला जार का निरंकुश शासन, दूसरा रूसीकरण की नीति, तीसरा राजनीतिक दलों का उदय, चौथा किसानों की दयनीय स्थिति, पांचवा मजदूरों की दयनीय स्थिति, छठा बेरोजगारी की समस्या, और 7 नंबर में प्रथम विश्व युद्ध में रूस की। उसके बाद है फिर लेनिन कौन था। लेनिन बोल्शेविक दल का सबसे बड़ा नेता था। यह जार-शाही के विरुद्ध था। इसका कारण था इसके बड़े भाई को जार के हत्या के इल्ज़ाम में गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। खूनी रविवार की घटना के बाद वह स्विट्जरलैंड चला गया।
लेकिन पुनः 1917 में वापस लौटकर कर्नस्की की सरकार को हटाया और गरीबों का मसीहा बन गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन, लेनिन के द्वारा किए गए कुछ कार्य क्या हैं? तो लेनिन के द्वारा किए गए कार्य है, लेनिन ने पूर्ण रूप से युद्ध बंद करवा दिया, रूस में युद्ध बंद करवा दिया। प्रथम विश्व युद्ध से रूस के सेना को वापस बुलाया, जर्मनी के साथ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किया, अमीरों से ज़मीन छीनकर गरीबों और किसानों में बांट दिया, चेका नामक सेना का गठन किया, अपने दोस्त ट्राटस्की के साथ लाल सेना का गठन किया, शिक्षा में सुधार किया, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया, नई आर्थिक नीति को बनाया। ये सभी लेनिन के द्वारा किए गए कार्य थे। इसके बाद फिर क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति से आप क्या समझते हैं? आंसर है, लेनिन के द्वारा 1921 ईस्वी में एक नीति बनाया गया था जिसे नई आर्थिक नीति कहते हैं। लेनिन साम्यवादी व्यवस्था में परिवर्तन करके किसानों और जनता के हितों में सकारात्मक कार्य किए, जैसे कि किसानों को अनाज लेने के बदले एक निश्चित कर लगा दिया गया, जगह जगह पर बैंक खोल दिए गए, ज़मीन राज्य का है लेकिन भूमि किसानों को दे दिए गए, विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई, 20 कर्मचारी से कम रहने पर भी कल कारखाने चलाए गए, उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया गया, व्यापार संघ की सदस्यता को दृढ़ कर दिया गया। क्रांति के पूर्व रूस के किसानों की स्थिति कैसी थी? आंसर है, क्रांति से पहले रूस के किसानों की स्थिति दयनीय थी, क्योंकि अपने खेतों में पुराने तकनीक से खेती किया करते थे, जिससे फसल का पैदावार बहुत कम था। साथ ही शासक के द्वारा किसानों पर टैक्स लगा दिया गया था। इसके बाद फिर क्वेश्चन, अप्रैल थीसिस किसे कहते हैं? 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को लेनिन कर्नस्की की सरकार को गिराने के लिए पेट्रोग्राद के शहर पहुंचकर एक नारा देता है कि तुम्हें भूमि, शांति, रोटी चाहिए या युद्ध या भूखमरी। इस नारे से लोग लेनिन की ओर आकर्षित हो जाता है, तो इसे ही अप्रैल थीसिस कहते हैं। इसके बाद फिर क्वेश्चन, शीत युद्ध। आंसर है, जिस युद्ध में अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं होता है, केवल बातों बात से युद्ध होता है, उसे शीत युद्ध कहते हैं। इसे वाक्य युद्ध भी कहते हैं। यह युद्ध रूस और अमेरिका के बीच हुआ था। इसके बाद है ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि। यह संधि जर्मनी और रूस के बीच हुआ था। इसका गठन 1918 ईस्वी में लेनिन ने किया था। इसका उद्देश्य था शांति स्थापित करना, अर्थव्यवस्था में सुधार करना, सेनाओं के राहत में सुधार करना। दोस्तों, यह चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और इस चैप्टर से बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाले जितना भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, वो इससे बाहर नहीं आएगा। इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। और रही बात इसके क्वेश्चन आंसर की, तो इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी हम सभी नेक्स्ट वीडियो में बना करके डाल देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।